गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चे पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे याद ही होगा, वो था आपका कंसंट्रेशन सेल। पढ़े थे ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 14 में 14 में, उसमें हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, किसे कहेंगे, उसका रिएक्शन लिखे थे, उसका रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, और इसके साथ साथ हम लोग उसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई किए थे। इसलिए अप्लाई किए थे नस्ट इक्वेशन क्योंकि दोनों अर्ध सेलों का, दोनों हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस था, इसलिए नस्ट इक्वेशन वहां पे लगाए थे हम लोग। तो आज जो हम लोग सीखेंगे इसको आप MI बोल सकते हैं। MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसको MI बोल सकते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं कि मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए हम वहां पे इंडिकेट कर देंगे, है ना, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ध्यान देंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। जो हेडिंग है ध्यान से देखें, यहाँ पे शायद थोड़ा लाइट पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन, समीकरण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, मतलब नस्ट समीकरण से साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होता है, साम्य अवस्था मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए एक पानी का टंकी है, उसमें आप जितना पानी भर रहे हो उतना ही निकाल रहे हो, जितना भर रहे हो उतना निकाल रहे हो, तो उसका लेवल में कोई कमी आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ साम्य अवस्था का मतलब होता है कि रिजल्टेंट जीरो हो जाना। रिजल्टेंट क्या हो जाना, जीरो। कहने का मतलब जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं 10 रुपये कमाए 10 रुपये खर्च करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका साम्य अवस्था। क्या होता है, साम्य अवस्था। तो कभी कभी जो एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका कि Kc का वैल्यू कितना होगा, डेनियल सेल के लिए Kc का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे Kc लिखा हुआ है, ये क्या है आपका Kc, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए बच्चे आज हम लोग ध्यान से सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है ना। और आप लोग मन से पढ़ रहे हैं ना, पूरा मन तन से पढ़िए, एकदम जितना हो सके कंसंट्रेट कर पाए कीजिए, है ना। और आपको बता रहे हैं कि दिमाग को थोड़ा और शांत रखना है, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने देना है, तो थोड़ा सा आपका विचार भी अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है, आपका थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है, और थोड़ा सा आप जो है मेडिटेशन कीजिए, है ना। जैसे सोने से पहले 2 मिनट मौन रहें बेड पे और सोचे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, है ना। शाम में कैलकुलेशन थोड़ा रखिए उसका, है ना। उसके बाद रूटीन बनाए, रूटीन का फॉलो करें, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा गोल्डन टाइम है। अभी एक्सपेरिमेंट करने का जो है आपके पास बहुत अच्छा समय है। हर क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके बॉडी में क्या डिफेक्ट है उसको ठीक करें, ठीक है। उसके बाद आप एक तरह से लिस्ट बनाइए, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या जिनका बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी हो, सबका एक लिस्ट बनाए सिलेबस का। उसके बाद देखिए कौन पोर्शन आपका क्या है, कमजोर है, उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सब आपका दिमाग में चलते रहना चाहिए। मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया है और उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा आपको कितना आता है, आप कितना समझे और आपके दिमाग में कितना है अभी।
इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा कुछ, है ना। तो एक कैलकुलेशन होना चाहिए। दिन भर जो भी पढ़ाई किए हैं आप लोग, रात में सोने से पहले एक बार उसको क्या कीजिए, दिमाग में रिवाइज कीजिए कि क्या क्या पढ़े थे क्या। और यदि मान लीजिए लगे कि नहीं इन्हें भूल गए, ये चीज़ हमको नहीं आता है, भूल गए, तो तुरंत क्या करें, कॉपी निकालें और उसको क्या करें, फिर से पढ़ डालें, है ना। तो इस तरह की बात होता है। टाइमली सब कुछ किया कीजिए आप लोग, है ना, मजा आने वाला है। तो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो सबसे पहले आप समझ लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर होता क्या है। आपको बता दिए, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंपटीशन के लिए, जैसे आईआईटी को दे रहा है या फिर नीट का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, वो सब चीज के लिए है। आप बोर्ड के एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी है ना। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। चीजें बदलती नहीं है, चीजें अब मान लीजिए यहाँ पे नस्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या बोर्ड के लिए अलग नस्ट इक्वेशन होगा, नीट के लिए अलग होगा, आईआईटी के, दुनिया का कोई भी एग्जाम है सेम थ्योरी होगा। क्या होगा, सेम थ्योरी। हाँ, रही बात लैंग्वेज का, लैंग्वेज इसलिए देते हैं क्योंकि आपको बोर्ड लिखना है। क्या लिखना है, आपका बोर्ड का एग्जाम देना है। यदि लैंग्वेज नहीं देंगे तो फिर आपका होगा नहीं। डायरेक्ट कैलकुलेशन पे हम आ सकते थे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन में हम डायरेक्ट आपका आ सकते थे। कहाँ पे, मतलब इक्वेशन लिख के और आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि बहुत सारे बच्चे से लैंग्वेज बनते नहीं है, इसलिए लैंग्वेज भी आपको दे दिया जाता है ताकि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेनियल सेल लीजिए, क्या लें, डेनियल सेल। जैसे हम डेनियल सेल बोलते हैं, आपका दिमाग में आ जाता है वो दो कंटेनर था, एक में CuSO4 था, एक में ZnSO4 था। CuSO4 में Cu का इलेक्ट्रोड डाले थे, ZnSO4 में Zn का इलेक्ट्रोड डाले थे, एक तार के लेके जोड़े थे, उसमें बल्ब लगाए थे, स्विच लगाए थे, वोल्ट मीटर लगाए थे, और स्विच को जैसे ही ऑन करते थे तो बल्ब जल जाता था। और दोनों कंटेनर के बीच क्या डालते थे, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या होता था, मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में आपका रिडक्शन होता था। तो इस तरह की बात है, आ जाता है तुरंत। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि Kc का वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो होता क्या, एक एक्सपेरिमेंट है बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है आपका कि मान लिया जाए, ये एक्सपेरिमेंट है आपका कि मान लिया जाए डेनियल सेल का स्विच को, एकदम समझिए ध्यान से, जो बोल रहे हैं वो दिमाग में आप ले लें कि जब डेनियल सेल का जो है सर्किट ऑन किया जाता है या क्लोज किया जाता है, क्लोज करने का मतलब होता है स्विच को ऑन करना, क्लोज करना का मतलब यहाँ सर्किट क्लोज कर दिया गया है, इसका मतलब है स्विच को ऑन कर दिया गया है। सर्किट को ओपन कर देने का मतलब होता है स्विच को ऑफ कर दिया गया है, स्विच को ऑफ कर दिया गया है। आ रहा है समझ में, तो इस तरह की बात। तो बच्चे डेनियल सेल में एक एक्सपेरिमेंट है और उसी के सहायता से आपका Kc निकाला गया। क्या निकाला गया, Kc निकाला गया। तो कैसे निकाला गया Kc, आप समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें आप Kc कैसे निकाला गया। तो डेनियल सेल का जो सर्किट है, डेनियल सेल का जो सर्किट है उसका स्विच को बंद कर दिया जाए, मतलब ऑन कर दिया जाए, स्विच को क्या किया जाए, ऑन कर दिया जाए। तो होता क्या है, स्विच को जब ऑन कर देंगे तो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये बात तो पहले भी बताए थे ना कि जब स्विच को, किसको, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। और ये बात आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आ रहा है समझ में। तो जैसे डेनियल सेल का स्विच ऑन करेंगे हम लोग, ठीक तुरंत बाद आपका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर से ऑब्जर्व किया जाता है, उसको फिर से प्रेक्षण किया जाता है। उसको यदि हम नोट करेंगे या फिर ध्यान देंगे तो देखा क्या जाता है कि शुरू में क्या देखा गया है, शुरू में देखा गया है
कि Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे, पहला डैनियल सेल का स्विच को ऑन करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, ठीक वैसे वैसे Zn2 प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, बढ़ने लगता है। Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगता है, और Cu2 प्लस आयन की सांद्रता घटने लगता है। Zn2 प्लस आयन की सांद्रता इंक्रीज, Cu2 प्लस आयन की सांद्रता डिक्रीज। और उसी समय जब हम वोल्ट मीटर को देखते हैं, उसी समय जब वोल्ट मीटर को देखा जाता है, तो उसका वोल्टता, उसका विभव भी कम होने लगता है, डिक्रीज कर होने लगता है। क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर से उसको देखेंगे। अब जब उसको फिर से देखेंगे तो होता क्या है? अब बोलिए क्या होता है? होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन एक घट रहा था, एक बढ़ रहा था, एक बढ़ रहा था, दूसरा घट रहा था, एक बढ़ रहा था, दूसरा घट रहा था। अब जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब कुछ देर के बाद उसको फिर से देखा जाता है, ना तो सांद्रता बढ़ता है और ना ही घटता है, मतलब स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर। उसी समय जब हम वोल्ट मीटर का पठनांक को देखेंगे, रीडिंग जिसको बोलते हैं, रीडिंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पठनांक। रीडिंग को क्या बोलते हैं? पठनांक बोलते हैं। तो देखा जाता है उसका पठनांक शून्य हो गया, मतलब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो कितना दे रहा है? शून्य। तब उसी समय हम लोग सोचते हैं ये हुआ क्या, जीरो कैसे हो गया? अब ये जब समझ में आता है, ओ जीरो हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि ये साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि ये सेल साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। When the circuit of Daniell cell, when the circuit of Daniell cell is closed, then the reaction takes place. Then the reaction takes place, and as the time passes, as the time passes का मतलब होता है जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, the concentration of Zn2 plus, the concentration of Zn2 plus keeps on increasing, keeps on increasing. While का मतलब जबकि, while the concentration of Cu2 plus keeps on decreasing. At the same time, voltage of the cell as read 1 voltmeter keeps on decreasing. voltage भी क्या होता है? घटने लगता है. After some time, noted that there is no change in the concentration of Cu2 plus and Zn2 plus ion. And the same time voltmeter gives zero reading. Same time voltmeter gives zero reading. This indicates that equilibrium has been attained. This indicates that equilibrium has been attained. मतलब साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तृप्त हो गया है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। उस समय वोल्टमीटर भी क्या होगा?
जीरो। जैसे ही वोल्ट मीटर जीरो हुआ डेनियल सेल का, उसी को बोलेंगे ये डेनियल सेल जो है साम्यावस्था को प्राप्त कर चुका है। तो इस तरह की बात है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो फिर से एक बार हिंदी सुन लें इसका। ये था क्या चीज? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में क्या बोले? व्हेन द सर्किट ऑफ डेनियल सेल इज क्लोज्ड, जब डेनियल सेल का परिपथ को बंद किया जाता है, क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब अभिक्रिया होने लगती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। एंड एज द टाइम पासेस, और जैसे जैसे समय गुजरता है, द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स वन इंक्रीजिंग, मतलब Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, वाइल जबकि द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कीप्स वन डिक्रीजिंग, और Cu2 प्लस आयन की सांद्रता घटने लगती है। एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, एट सेम टाइम मतलब उसी समय, वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड 1 वोल्ट मीटर कीप्स वन डिक्रीजिंग। फिर बोल रहा है कि सेल का जो है वोल्ट मीटर का वोल्टता क्या होता है? घटने लगता है। वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो भी क्या दिखाता है? उसका रीडिंग डिक्रीज करने लगता है, घटने लगता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद, नोटेड दैट, यह देखा जाता है, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस, कुछ समय के बाद यह देखा जाता है कि Cu2 प्लस एवं Zn2 प्लस आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बोल रहा है एंड सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग, और उसी समय वोल्ट मीटर का पठनांक शून्य हो जाता है। मतलब उसका रीडिंग कितना चल हो जाता है? उसका कांटा कहाँ पे चल जाता है? शून्य पर चला जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, यह सूचित करता है, यह दर्शाता है कि साम्य अवस्था को प्राप्त हो गया है, साम्य अवस्था को प्राप्त हो गया है। भाई चीज हिंदी में लिखा हुआ है ना? जब डेनियल सेल की, अब ये हिंदी में एक शॉर्ट में सुन लीजिए, जब डेनियल सेल के परिपथ को बंद किया जाता है तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, तो देखिए एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होकर सुनिए, एक बार में आप सीख जाएंगे कि जब डेनियल सेल के परिपथ को बंद किया जाता है, जब डेनियल सेल के परिपथ को बंद कर दिया जाता है, तब रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। क्या होने लगती है? रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, क्या होता है? जैसे जैसे समय गुजरता है, Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, तथा Cu2 प्लस की सांद्रता घटने लगती है, Cu2 प्लस आयन की सांद्रता घटने लगती है। ठीक उसी समय वोल्ट मीटर की वोल्टता भी घटने लगती है। ठीक उसी समय वोल्ट मीटर का पठनांक भी क्या होता है? घटने लगता है। उसका वोल्टता घटना का मतलब उसका पठनांक घटने लगता है। उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, कुछ समय के बाद यह देखा जाता है, कुछ समय के बाद यह देखा जाता है कि Cu2 प्लस आयन एवं Zn2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन एवं Zn2 प्लस आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब स्थिर हो जाता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना घटेगा ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। स्थिर हो जाने का मतलब ना घटेगा, देयर इज नो चेंज, ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब स्थिर हो जाता है। उसी समय फिर वोल्ट मीटर का पठनांक क्या रीडिंग देता है? शून्य रीडिंग देता है। क्या देता है? उसी समय वोल्ट मीटर का पठनांक, जब कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस समय वोल्ट मीटर का पठनांक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और तब हमें समझ में आता है कि अब डेनियल सेल क्या किया है? साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। डेनियल सेल साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ये थ्योरी है। ये क्या है? अब बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थ्योरी तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, इसलिए थ्योरी बता दी आपको। क्या बता दी? अब इसका क्या करें? आप लोग फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें, है ना।
एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ। जब डेनियल सेल के परिपथ को बंद कर दिया जाए तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जैसे समय गुजरता है Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है जबकि Cu2+ आयनों की सांद्रता घटती जाती है। इसी समय सेल की वोल्टता, जिसे वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है, घटती है। क्या होती है? घटती है। कुछ समय बाद Cu2+ एवं Zn2+ आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? सांद्रता स्थिर हो जाती है एवं वोल्ट मीटर शून्य पठनांक दर्शाता है, मतलब शून्य हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब क्या करें, आप इसका जल्दी फटाफट क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद तुरंत हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इसके रिलेटेड जो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे और साम्य अवस्था को निकाल के देखेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चे आगे देखते हैं इसका। तो सबसे पहले डेनियल का इक्वेशन आपको पता है ना, डेनियल का इक्वेशन आपको पता है, डेनियल इक्वेशन। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का जो इक्वेशन था वो था आपका Zn(S) + Cu2+ एक्वस, और ये आया था आपका Zn2+ एक्वस प्लस Cus, यही था ना, ये था। इसको नस्ट इक्वेशन में लिखे थे, तो नस्ट इक्वेशन आपको बता चुके हैं, पता है डेनियल सेल के लिए। तो ई सेल, यदि इसका नस्ट इक्वेशन लिखा जाए, नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, इसका मतलब होता है डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या आया था, याद कीजिए आप, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस RT/NF और Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एक्वस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ एक्वस बताया गया था। अब इसी में क्या करें, Ln को यदि हम तोड़ दें तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 2.303। Ln को किस में लॉग में बदलेंगे तो 2.303 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और NF और लॉग कितना हो गया, Zn2+ एक्वस अपॉन Cu2+ एक्वस, ये आ गया था, है ना, पता है ना। अब फिर आपको पता है बच्चे, यदि हम लोग क्या करें, वैल्यू को पुट कर दें, R का, T का, N का, F का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि वैल्यू लिख दें, R बराबर आपको पता है 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स होता है ना, कॉमा। और यदि वैल्यू किसका पुट कर दिया जाए, T का, तो 298 केल्विन ले सकते हैं यहाँ पे, और F का वैल्यू 96500 कूलम इंटू मॉल इनवर्स, और N का वैल्यू ले सकते हैं बच्चे 2। N का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, इसलिए कितना होगा, 2। देख लेता हूँ ठीक दिख रहा है कि नहीं। सही। अब देखिए ये सब वैल्यू हमें पहले से पता था, ये सब क्या था, ये इक्वेशन भी पहले से पता था, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना, इसी इक्वेशन में बस इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ये सारे वैल्यू को यदि हम इसमें पुट करें तो एक फाइनल इक्वेशन आएगा आपका, जो होगा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.05
9/2 अलॉग कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। दिख रहा है सबको? नहीं, कट रहा है। नहीं दिख रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे की ओर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया और n का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। n का वैल्यू कितना होगा बच्चे? 2। तो यहाँ यदि वैल्यू हम लिखें, अब फाइनल यदि ये सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एक फाइनल इक्वेशन आएगा, याद रखेंगे इसको। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड, ई सेल क्या? स्टैंडर्ड, और माइनस कितना 0.059, याद कर लें वैल्यू, डेनियल सेल है इसलिए कितना आएगा 2 लॉग कितना, लॉग हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ये इसको इक्वेशन 1 मान, इसको इक्वेशन कितना मान लें बच्चे? 1। अब इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा, इतना का स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग अप्लाई क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन इसमें क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा, है ना। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। चलिए आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था के लिए साम्य अवस्था के लिए देखिए बहुत ही आसान है बच्चे। तो साम्य अवस्था कब आ रहा था? साम्य अवस्था के आने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। दूसरा कंडीशन था कि वोल्ट मीटर का जो पठनांक 0 हो रहा था, मतलब 0 हो रहा था। तो कुछ बातें हैं उसको हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था तो हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है Zn2 प्लस एक्वस अपॉन मान लेंगे लेट, लेट का मतलब कौन जी? माना के, और Cu2 प्लस एक्वस, इसको मान लें Kc। अब बोलिएगा Kc क्या है? तो Kc को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको प्राप्त करना है आपको, इसी को फाइंड आउट करना है बच्चे। साम्य स्थिरांक इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साम्य स्थिरांक, इसको साम्य स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। तो ये Kc क्यों माना गया है? चूंकि एक समय ऐसा आता है कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर हो जाता है। तो स्थिर के लिए हम लोग क्या किए? कांस्टेंट माने Kc, ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर का पठनांक 0 हो जाता है। वोल्ट मीटर का पठनांक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब वोल्ट मीटर का पठनांक 0 हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे? ई सेल इज इक्वल टू कितना? 0। ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक चीज़ आप जानते हैं, वी नो दैट ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये आपको पहले से पता है डेनियल सेल के लिए। किसके लिए? डेनियल सेल के लिए आपको पता है ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब ये सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये सारे वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को देखिए क्या चेंजिंग आएगा कि अब इसको आप लिख सकते हैं, जहाँ पे ई सेल स्टैंडर्ड था वहाँ 0 लिखाएगा, ओ जहाँ ई सेल था वहाँ कितना लेंगे? 0। तो ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड, तो ई सेल स्टैंडर्ड की जगह 1.1 वोल्ट माइनस था, अरे हो जाएगा 0.059 वोल्ट और बटा 2 लॉग कितना है? Kc, लॉग कितना है? Kc।
अब ये माइनस का चिन्ह इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको आप लिख सकते हो 0.059/2 वोल्ट भी लिख सकते हैं साथ में, लॉग कितना Kc इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। लॉग Kc को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग Kc इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 × 1.1 वोल्ट और अपॉन 0.059 वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, यदि पूरा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2200/59 और इसको यदि हम सॉल्व करें तो 37.288 और आगे वैल्यू जाएगा कुछ, ठीक है। यानी कि आप ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं आप इसको, अप्रॉक्स में ले सकते हैं लॉग Kc इज इक्वल टू 37.29 अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, Kc का वैल्यू चाहिए ना, तो इसका क्या निकालेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखिए Kc बराबर आप लिख सकते हैं एंटी लॉग 37.29 इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है बच्चे, कुछ नहीं किया हमने, ये माइनस है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब जो ये वैल्यू है उधर कर दिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा इतना इतना। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2200/59 आएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 37.288 आएगा। इसको आप मान सकते हैं 29 लगभग, कितना मान सकते हैं 29। अब आपको चाहिए Kc, सिर्फ चाहिए क्या चाहिए Kc, तो एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग आपको कुछ बताए थे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। चले, तो हमारा जो वैल्यू आ गया था आपका Kc, वो था एंटी लॉग 37.29। तो एंटी लॉग कुछ बताए थे आपको, उसको ध्यान में देंगे, है ना। तो थोड़ा सा यूज है, आप टेंशन ना लें इसके लिए। Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग कितना, एंटी लॉग क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 37 पॉइंट इतना लिख सकते हैं 37 प्लस 0.29 लिख सकते हैं। और क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है, देखिए Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग 10⁻37। और ये जो है जैसे आपको पता है कि log 2 बराबर होता है 0.3010 होता है ना। तो कहने का मतलब ये जो है आपका, और यदि हम बोल दें कि 0.3 अप्रॉक्सीमेट 0.29 तो लगभग पूरा बराबर नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इसके बराबर, लेकिन लगभग क्या है, इक्वल है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, log 2 मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं आप, ठीक है। log है इसलिए अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक फार्मूला पढ़ाए थे आपको कि log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। ये फार्मूला पर बैठ रहा है, ये जो है इस फार्मूला पे आ रहा है। log a प्लस log b ये होगा 10 टू द पावर 37 a हो गया। अभी मान लें आपका log 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग कितना, log गुना में चला आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10⁻37 लिखा जा सकता है ना। और इन्वर्स होता है, यानी कि 1/log को हम लोग log इन्वर्स एंटी लॉग लिखते हैं। 1/, जैसे 1/log है तो इसी को हम लिखते हैं एंटी लॉग। क्या लिखते हैं, एंटी लॉग लिखते हैं। तो कहने का मतलब है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा बच्चे, Kc इज इक्वल टू 2 × 10⁻37। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको रिमेंबर करें, याद करें, इसको याद कर लें
क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि डेनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, डेनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, डेनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो Kc = 2 × 10⁻37 होता है। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। तो बच्चे थोड़ा आप हार्ड वर्क कीजिए, है ना, थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। आपको तोड़ के समझा दिया गया है कैसे आ रहा नहीं आ रहा। हम डायरेक्ट भी Kc का वैल्यू लिख सकते थे, ऐसा नहीं किया आपको। तो आपका काम क्या है कि इसको आप ध्यान से देखें, 1-2 बार लेक्चर को देखें और इसको लिख लें। ठीक है, तो बोर्ड में जो आता है यहाँ क्वेश्चन, तो कभी कभार आपका जो है 5 नंबर तक पूछ सकता है कि नस्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। ये नस्ट इक्वेशन है, मतलब नस्ट इक्वेशन, ये क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन से साम्यावस्था क्या समझते हैं, नस्ट इक्वेशन से साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपको, या इसके आधार पर न्यूमेरिकल दे सकता है। तो आपका तो पूरा डिराइव कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे ई सेल स्टैंडर्ड का वैल्यू आपको बता दिया जाएगा कितना होता है। ई सेल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। ई सेल, यदि आपको पूछेगा कौन सा अवस्था के लिए ई सेल का वैल्यू 0 होता है, इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम के लिए होता है। और Kc इस तरह से निकालते हैं, तो Kc को ही बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों ने इसको अभी देखे कि कैसे कैसे इसको डिराइव किया गया, कैसे निकाला गया। अब अगला जो काम है आपका बच्चे, अब वो इसको क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बना देंगे और फोकस कीजिए थोड़ा सा, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए एग्जाम आपको ही देना है, एग्जाम आपको देना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। यदि बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना है, अच्छा मार्क्स उठाना है, आसानी से आप यदि लिखना चाहते हैं एग्जाम बोर्ड में, एग्जाम हॉल में, तो आप मेरे साथ चलना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ वैसे चलिए, आपको कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से, है ना। यदि आप नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी करते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और इसके आधार पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा और आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थोड़ा गिव्स एनर्जी पढ़ाना है ना, गिव्स एनर्जी रिएक्शन पढ़ाना है आपको। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका थोड़ा सा पढ़ाना है, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ना है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जिसमें पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके अंदर आपका रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टेंस पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे चीज़ हम लोग डील करेंगे, है ना। उसके बाद फिर और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह गया है वो फ्राइडे का लॉ। तो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 लॉ दिया है, उससे एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, या तो फर्स्ट पूछता है या सेकेंड। इस बार भी पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, तो आप टेंशन ना लें। तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आपका आता है कि डेनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इसमें से कौन है, तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। कितना, 2 × 10⁻37। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। ओके, खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।